स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की। मतलब ये सब्जेक्ट आखिर किन चीज़ों को पढ़ता है, इसकी हदें क्या हैं। हमारे पास एक किताब है समाज शास्त्र, विषय क्षेत्र और प्रमुख विचारधाराएं। उसके कुछ अंश हैं हमारे पास स्रोत के तौर पर, और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि समाज शास्त्र असल में करता क्या है, कैसे करता है, इसकी अपनी पहचान क्या है, कौन से दायरे हैं, और हाँ, इसको लेकर जो अलग अलग सोच रही है वो क्या है। बिल्कुल। और ये पहचान वाली बात बहुत दिलचस्प है। जैसे मान लीजिए एक कुर्सी है। अब एक कारीगर उसे बनावट के हिसाब से देखेगा, है ना। फिजिक्स वाला शायद उसका वजन, मटेरियल देखेगा। कोई साइकोलॉजिस्ट देखेगा कि भाई इस पर बैठने में आराम कितना है या क्या फील होता है। पर समाजशास्त्र वो शायद देखेगा कि अरे इस कुर्सी पर कौन बैठता है, उसकी सामाजिक हैसियत क्या है, या ऑफिस में कुर्सियों का अरेंजमेंट लोगों के बीच बातचीत को कैसे असर डालता है। अच्छा। हाँ, तो यहीं से मतलब इसी अलग नजरिए से समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात शुरू होती है। ये बढ़िया उदाहरण था। चलिए, तो इसी को थोड़ा और खोलते हैं। जब हम कहते हैं समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि समाजशास्त्र की पढ़ाई की सीमा क्या होगी। मतलब हम क्या पढ़ेंगे और किस नजरिए से पढ़ेंगे। ये एक तरह से गाइडलाइन है। ये तय करती है कि कोई भी सामाजिक घटना है या कोई फैक्ट है तो उसका कितना और कहाँ तक विश्लेषण करना है। समझ गया। और जैसा आपने कुर्सी वाले उदाहरण में बताया, ये नजरिया बाकी विषयों से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल। हर सब्जेक्ट का अपना एक लेंस होता है दुनिया को देखने का। समाजशास्त्र का अपना है। और हाँ, एक और बात जो बहुत जरूरी है और किताब में भी इस पर जोर दिया गया है, समाजशास्त्र का ये जो दायरा है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे समाज बदलता है नई चीजें आती हैं। अब जैसे ये इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, पर्यावरण के मुद्दे हैं, तो समाजशास्त्र का दायरा भी बढ़ता जाता है, विकसित होता रहता है। यानी ये डायनामिक है, समाज के साथ चलता है। अब किताब में ये भी जिक्र है कि इस विषय क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्रियों में ही, मतलब आपस में ही कुछ अलग अलग सोच रही हैं। ऐसा लगता है जैसे दो बड़े ग्रुप बन गए थे। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से दो संप्रदाय या कह लें स्कूल ऑफ थॉट माने जाते हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसे जर्मन विचारधारा भी कहते हैं कई बार। स्वरूपात्मक, ये नाम थोड़ा भारी सा है। स्वरूप पर जोर देने का क्या मतलब हुआ यहाँ? देखिए, इसके जो मेन विचारक थे वो थे टॉनीज और जॉर्ज सिमिल। बाद में मैक्स वेबर जैसे लोग भी जुड़े। इनका मानना था कि समाजशास्त्र को एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एक विशिष्ट विज्ञान बनना चाहिए। विशिष्ट? हाँ, स्पेसिफिक। और इसकी खासियत ये होनी चाहिए कि ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप यानी कि फॉर्म का अध्ययन करे, उसकी अंतर्वस्तु यानी कंटेंट का नहीं। स्वरूप बनाम अंतर्वस्तु, थोड़ा और आसान भाषा में कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जरूर। जैसे मान लीजिए कंपटीशन है ना, प्रतिस्पर्धा। ये एक सामाजिक रिश्ते का स्वरूप है। अब ये कंपटीशन आपको बिजनेस में कंपनियों के बीच मिलेगा, स्पोर्ट्स में टीमों के बीच भी हो सकता है, घर में भाई बहनों के बीच भी मिले। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्वरूपात्मक वाले कहते थे कि समाजशास्त्र का काम है इसी कंपटीशन के पैटर्न को पढ़ना, इसके क्या नियम हैं, इसके क्या नतीजे होते हैं। ये हुआ स्वरूप, बजाय इसके कि वो पूरे बिजनेस का या पूरे खेल का या पूरे परिवार का अध्ययन करे। वो हो गई अंतर्वस्तु। अच्छा। इसी तरह सहयोग है, संघर्ष है, लीडरशिप है, किसी के अधीन होना है, ये सब सामाजिक संबंधों के अलग अलग स्वरूप हैं जो हर जगह मिलते हैं। तो इनका फोकस था सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, मूल्यों का विश्लेषण। और हाँ, ये व्यक्ति और समाज को एकदम अलग करके नहीं देखते थे। समझ गया। तो ये लोग रिश्तों के बनने बिगड़ने के तौर तरीकों, उनके स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे थे, चाहे वो कहीं भी हो। जैसे सोशल लाइफ की ग्रामर समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। दिलचस्प है। और दूसरी धारा कौन सी थी? दूसरी है समन्वयात्मक संप्रदाय। इसे फ्रांसीसी विचारधारा से भी जोड़ते हैं। इसके मुख्य विचारक थे दुर्खीम, हबहाउस और गिडन्स। समन्वयात्मक मतलब कोऑर्डिनेशन या सबको साथ लेकर चलने जैसा कुछ। इनका नजरिया पहले वालों से कैसे अलग था? हाँ, काफी अलग था। जहां पहले वाले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाह रहे थे जो सिर्फ स्वरूप देखें, वहीं ये समन्वयात्मक वाले इसे एक सामान्य यानी जनरल साइंस मानते थे। सामान्य? जी। इनका तर्क था कि समाजशास्त्र को किसी एक पहलू का नहीं बल्कि पूरे समाज का, उसकी टोटलिटी में, समग्रता में अध्ययन करना चाहिए। पूरे समाज का? ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया।
इसका क्या मतलब था फिर प्रैक्टिकली? हाँ, बिल्कुल। उनकी दलील ये थी, जैसा किताब में भी है, कि समाज एक शरीर की तरह है। जैसे शरीर के सारे अंग, हाथ, पैर, दिल, दिमाग सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और मिलकर पूरा शरीर चलाते हैं। हाँ, वैसे ही समाज के अलग अलग हिस्से हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कानून, धर्म, परिवार, शिक्षा, ये सब भी आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। सही बात है। आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़कर समाज को नहीं समझ सकते, सही बात है। क्योंकि इकोनॉमी पर पॉलिटिक्स का असर है, कानून का है, परिवार का भी है, धर्म का भी है। इसलिए समाजशास्त्र का काम इन सभी हिस्सों के आपसी कनेक्शन को समझना और पूरी सोशल व्यवस्था की एक होलिस्टिक पिक्चर देना। उन्हें लगता था कि सिर्फ स्वरूप पर ध्यान देने से हम समाज की जो कॉम्प्लेक्स सच्चाई है उसे पकड़ नहीं पाएंगे। वाह, ये तो सच में बहुत दिलचस्प हो गया। मतलब दो बिल्कुल अलग नजरिए, एक माइक्रोस्कोप लेकर रिश्तों के पैटर्न देख रहा है और दूसरा टेलीस्कोप से पूरा समाज और उसके हिस्सों के कनेक्शन देख रहा है। तो क्या किताब ये बताती है कि इनमें से कौन सा नजरिया ज्यादा सही माना गया बाद में? देखिए, समाजशास्त्र में ना अक्सर ऐसा ही होता है। अलग अलग नजरिए हमें सच्चाई के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। किताब किसी एक को सही या गलत नहीं कहती, बल्कि ये बताती है कि दोनों की अपनी जगह है, अपना महत्व रहा है। अच्छा। स्वरूपात्मक वाला नजरिया हमें सामाजिक इंटरैक्शन की बारीकियां समझने में मदद करता है। जो यूनिवर्सल सोशल प्रोसेस है, जैसे कंपटीशन, सहयोग, वो किसी भी समाज में मिल सकते हैं। और समन्वयात्मक वाला नजरिया हमें समाज का बड़ा स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच का जो जाल है और जो बड़े सामाजिक बदलाव होते हैं, उनको समझने का फ्रेमवर्क देता है। शायद सच कहीं बीच में है या दोनों को मिलाने में है। ठीक है, तो ये दो मुख्य धाराएं थी जिन्होंने समाजशास्त्र के दायरे पर बहस की। इनके अलावा भी कुछ और ज़रूरी विचार हैं जिनका जिक्र किताब में है, जो इसे और समझने में मदद करें। हाँ, बिल्कुल। इन दो के अलावा भी कुछ और अहम बातें हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार है पितरिम सोरोकिन का। सोरोकिन। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर हम सारे सोशल साइंसेस को गिन लें, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी वगैरह, और मान लें कि ये n है, तो समाजशास्त्र n+1वां विज्ञान है। n+1? ये तो मैथ्स जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ समाजशास्त्र के लिए? मतलब बहुत गहरा है इसका। सोरोकिन कह रहे थे कि समाजशास्त्र का अपना एक एरिया तो है ही पढ़ने के लिए, लेकिन उसके अलावा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या? वो काम है बाकी जो n सोशल साइंसेस हैं, उनके अपने अपने एरिया में जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन पैटर्न है, कॉमन रिश्ते हैं, उनको पढ़ना। अच्छा। यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक व्यवहार पढ़ता है, इकोनॉमिक्स आर्थिक व्यवहार, पर समाजशास्त्र ये देखता है कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक, इन सब तरह के व्यवहारों में कौन से सामाजिक सिद्धांत या पैटर्न कॉमन है। ये उन सबको जोड़ने वाला एक धागा है। ये उन सभी विज्ञानों के कॉमन फैक्ट्स को स्टडी करता है। हाँ, तो ये एक तरह का मेटा एनालिसिस या सिंथेसिस कर रहा है। ये सिर्फ अपनी फील्ड नहीं देख रहा, बल्कि बाकी सब में जो कॉमन धागा है उसे भी पकड़ रहा है। ये तो समाजशास्त्र को एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में रखता है। और किताब में रॉबर्ट बियरस्टेड का भी नाम था। उनका विचार भी कुछ ऐसा ही था क्या? हाँ, बियरस्टेड का विचार सोरोकिन वाले विचार से काफी मिलता है और उसे थोड़ा और साफ करता है। उन्होंने कहा, जैसा किताब बताती है कि सोचिए, पॉलिटिकल साइंस समाज का पॉलिटिकल हिस्सा देखता है, सत्ता, सरकार वगैरह। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक हिस्सा देखता है, पैसा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। धर्म वाला धार्मिक हिस्सा देखता है, आस्था, पूजा पाठ। ये सब समाज के स्पेशलाइज्ड हिस्से हैं। पर समाजशास्त्र क्या करता है? बियरस्टेड के हिसाब से समाजशास्त्र उन सामाजिक एलिमेंट्स, रिश्तों और प्रक्रियाओं को पहचानता है और समझाता है जो इन सभी स्पेसिफिक एरियाज में कॉमन है। कॉमन सामाजिक तत्व जैसे कि सामाजिक रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे टिकते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, उनमें यूनिटी कैसे आती है, सोशल कंट्रोल कैसे काम करता है, लोगों में कंपटीशन और कोऑपरेशन क्यों और कैसे होता है, समाज में ऊंच नीच, क्लास का भेद कैसे बनता है। हाँ, ये तो सब जगह होता है। बिल्कुल। ये सारी प्रक्रियाएं आपको पॉलिटिकल पार्टी में भी मिलेंगी, कंपनी में भी, धार्मिक संगठन में भी, परिवार में भी। बियरस्टेड कहते हैं कि समाजशास्त्र इन्हीं बेसिक सामाजिक ढांचों और प्रक्रियाओं को पढ़ता है जो लाइफ के हर एरिया में मौजूद हैं। ये देखता है कि इन सब अलग अलग क्षेत्रों में सोशलिटी यानी सामाजिक जीवन कैसे बनता है और कैसे काम करता है। समझ गए। अब तो सोरोकिन और बियरस्टेड के विचारों को मिलाएं
तो समाजशास्त्र सिर्फ एक और स्पेशलाइज्ड सोशल साइंस नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये उन सबको जोड़ने वाला और उनके बेस में जो सोशल प्रोसेस हैं उनको समझने वाला साइंस है। ये तो इसे बहुत बड़ा आधार देता है। बिल्कुल। ये विचार समाजशास्त्र को एक बहुत बहुत वाइड कैनवस देते हैं। ये सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं रहता, बल्कि ये सोशल लाइफ के फंडामेंटल ताने बाने को समझने की चाबी बन जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने स्वरूपात्मक देखा जो फॉर्म पर जोर देता है, समन्वयात्मक देखा जो पूरी टोटालिटी पर जोर देता है, और फिर सोरोकिन और बियरस्टेड के विचार देखे जो इसे बाकी विज्ञानों से जोड़कर एक बड़ी भूमिका देते हैं। तो आखिर में समाजशास्त्र का दायरा कितना बड़ा है और कैसा है? निचोड़ यही निकलता है, जैसा किताब से भी लगता है, कि समाजशास्त्र का दायरा न तो बहुत छोटा या लिमिटेड है, जैसा शायद सिर्फ स्वरूपात्मक वालों को देखकर लगे, और ना ही ये बस एक ही चीज पर अटका हुआ है, बल्कि समन्वयात्मक वालों और खासकर सोरोकिन और बियरस्टेड के विचारों को देखें तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक है, होलिस्टिक है और फ्लेक्सिबल है। ये सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को छू सकता है। हर पहलू मतलब क्या कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि इस बड़े दायरे में क्या-क्या आ सकता है? जरूर। देखिए, ये माइक्रो लेवल पर दो लोगों के बीच की बातचीत से शुरू हो सकता है, उनके रिश्ते कैसे बनते बिगड़ते हैं, और मैक्रो लेवल पर ये दुनिया भर की जो बड़ी सामाजिक संरचनाएं हैं, जैसे कैपिटलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, वहां तक जा सकता है। इसमें परिवार, शादी, रिश्तेदारी की पढ़ाई शामिल है, एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, असमानता कैसे पैदा करता है ये है, धर्म और समाज का रिश्ता है, कानून और क्राइम के सामाजिक कारण क्या हैं, उनके नतीजे क्या हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, बाजार और अर्थव्यवस्था का सामाजिक ताना बाना है, हेल्थ, बीमारी, मेडिसिन का सोशल एंगल है, मीडिया, कल्चर का असर है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी जाति, क्लास, जेंडर के आधार पर जो भेद हैं, सोशल चेंज कैसे होता है। बाप रे। हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, ये दायरा तो बढ़ ही रहा है। अब इसमें पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस जैसे नए एरिया भी आ गए हैं। वाकई ये तो बहुत ही फैला हुआ है, माइक्रो से मैक्रो तक, पर्सनल अनुभव से ग्लोबल प्रोसेस तक। तो आज हमने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये कैसे डिफाइन होता है, ये फिक्स क्यों नहीं है, इस पर दो बड़ी हिस्टोरिकल विचारधाराएं स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक क्या थीं, उनमें फ़र्क क्या था। और फिर हमने सोरोकिन और बियरस्टेड जैसे विचारकों से समझा कि समाजशास्त्र खुद को बाकी सोशल साइंसेस के रिलेशन में कैसे देखता है, जिससे उसे एक बहुत बड़ा और हॉलिस्टिक कैरेक्टर मिलता है। हाँ, उम्मीद है कि इस बातचीत से सुनने वालों को एक क्लियर और मल्टी डायमेंशनल तस्वीर मिली होगी कि समाजशास्त्र क्या पढ़ता है और किन अलग-अलग नज़रियों से पढ़ सकता है। ये समझना ज़रूरी है कि ये अलग-अलग नज़रिए हमें अपने आसपास की जो कॉम्प्लेक्स सोशल दुनिया है, उसे ज़्यादा गहराई से देखने के और कई बार क्रिटिकली देखने के टूल्स देते हैं। ये हमें सतह के नीचे जो पैटर्न छुपे हैं, जो कनेक्शंस हैं, उन्हें देखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज हमने समाजशास्त्र के दायरे को समझने के दो मुख्य नजरिए देखे। एक वो जो सामाजिक रिश्तों के स्वरूप या पैटर्न पर फोकस करता है, दूसरा वो जो पूरे समाज और उसके हिस्सों के कनेक्शन को देखता है। अब जरा सोचिए, आज की कुछ बड़ी सोशल चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ती हुई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, या सोशल मीडिया का युवाओं पर असर है, या क्लाइमेट चेंज से होने वाला सोशल डिस्प्लेसमेंट है। इन मुद्दों को समझने और शायद इनका हल निकालने की कोशिश में क्या हमें सिर्फ रिश्तों के पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए या पूरी सामाजिक व्यवस्था पर? या फिर क्या इन जटिल समस्याओं के लिए हमें इन दोनों ही नजरियों को किसी तरह मिलाने की जरूरत है? ये अलग-अलग अप्रोच हमारी समझ और हमारे समाधानों पर कैसे असर डाल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।